स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल डोर में। दोस्तों मेरा नाम है नीतीश और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 वर्डप्रेस टिप्स के बारे में। अगर आप भी इन टिप्स को जानना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये जो 5 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपकी वेबसाइट के लिए ज़रूर बेनिफिशियल साबित होंगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम ब्लॉगिंग और एसईओ से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों अब आपका और वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 5 वर्डप्रेस टिप्स के बारे में। तो दोस्तों जो हमारी सबसे पहली टिप है वो है परमा लिंक्स को लेकर के। तो देखो यार, होता क्या है कि जब भी हम अपनी न्यू वेबसाइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसकी जो परमालिंक सेटिंग्स होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट या तो प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, या फिर डे एंड नेम या फिर मंथ एंड नेम पर सिलेक्ट होती है। और बहुत से ब्लॉगर्स इस सेटिंग को चेंज करना भूल जाते हैं। फिर देखो होता क्या है कि जब भी वो अपनी वेबसाइट पर कोई पोस्ट लिखते हैं ना, तो उसका जो परमालिंक है वो बहुत ही लेंदी और वियर्ड बन जाता है, ठीक है। देखो यूआरएल जो होता है हमारा, मतलब परमालिंक, ठीक है, उसमें मैक्स वो 74 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो देखो ये जो सेटिंग है परमालिंक की, डे एंड नेम या फिर मंथ एंड नेम, ठीक है, इसकी वजह से वो बहुत ही लेंदी बन जाता है और वियर्ड बन जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो जो हमारा परमालिंक है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं रहता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि यार उस हो सकता है कि हमारी जो पोस्ट है वो गूगल में बहुत टाइम बाद रैंक हो, ठीक है, या हो सकता है कि वो गूगल में रैंक ही ना हो, ठीक है। मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया, पहला कि वो 74 कैरेक्टर से ऊपर का बन जाता है, और दूसरा कि वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, और तीसरा ये कि उस पर डुप्लीकेट यूआरएल इशू आ जाता है। वो कैसे? जैसे मान लेते हैं कि किसी बंदे ने मार्च में अपनी वेबसाइट पर 30 आर्टिकल पोस्ट करे, ठीक है। अब देखो जो उसका परमालिंक बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह, 2020/3/ फिर जो उसका फोकस कीवर्ड है, ठीक है। अब देखो 2020/3 आ रहा है तो ये हर परमालिंक में आएगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ये डुप्लीकेट यूआरएल हो गया। अब डुप्लीकेट यूआरएल है तो जाहिर सी बात है रैंकिंग में भी इशू आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी परमालिंक सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का बैकएंड ओपन कर लेना, देन आप सेटिंग्स पे जाना, फिर आपको यहाँ परमालिंक्स दिखेगा, इस पर क्लिक करना। तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्लेन या फिर डे एंड नेम या फिर मंथ एंड नेम पर सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो सिंपली इसे पोस्ट नेम पर सिलेक्ट कर लेना। अब देखो यार, अगर आपने अपनी वेबसाइट पर 50 से 60 आर्टिकल्स लिख दिए हैं, ठीक है, और वो गूगल में इंडेक्स हो चुके हैं, तो आप इस सेटिंग को बिल्कुल मत छेड़ना, ठीक है। क्यों? कि देखो जैसे सपोज़ आपका जो परमालिंक सेटिंग है, ठीक है, वो डे एंड नेम पर सिलेक्ट है, ठीक है। अब आप इसे पोस्ट नेम पर सिलेक्ट कर रहे हो दोबारा, तो देखो हुआ क्या कि जो आपका परमालिंक था, ठीक है, किसी पोस्ट का, वो था /2020/12/27, ठीक है, फिर आपका फोकस कीवर्ड। आप इसे फिर चेंज कर रहे हो इसे सिर्फ पोस्ट नेम पर, मतलब अपने फोकस कीवर्ड पर, ठीक है। अब देखो आपका मतलब क्या हुआ कि जो आपका परमालिंक है यहाँ पर 2020/12/27 आ रहा था, ठीक है, बस ये आपका रिमूव हो गया है। पर क्या हुआ कि ये जो परमालिंक है ना 2020/12/27 वाला, ये आपका एक अलग परमालिंक हो जाएगा फिर। और ये जो आपने पोस्ट नेम बनाया है, ठीक है, इसे सिलेक्ट करोगे, आपका दूसरा परमालिंक हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके इसमें क्या होगा कि आपको डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आ जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों परमालिंक में आपके एक ही जैसा कंटेंट है, तो इससे होगा क्या कि आपको रैंकिंग में और ज़्यादा बैड इम्पैक्ट होगा, ठीक है, आपकी रैंकिंग पर और ज़्यादा बैड इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए आप इस सेटिंग को बिल्कुल मत छेड़ना, ठीक है। पर हाँ, इतना ध्यान रखना कि आगे जब भी आप अपनी कोई न्यू वेबसाइट रन करो तो इस सेटिंग को आप पहले ही चेंज कर लेना पोस्ट नेम पर, ठीक है। जब आप इसे सिलेक्ट कर लोगे तो फिर सिंपली से सेव चेंजेस वाले बटन पर, ठीक है, क्लिक कर देना, आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। सो दोस्तों अब जो हमारी सेकंड टिप है वो है स्पैम स्कोर को लेकर के। तो देखो यार, जब भी हम अपनी न्यू वेबसाइट पर कोई नई थीम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो हमें डेमो कंटेंट मिला होता है, हम साथ ही साथ उसको भी इंपोर्ट करते हैं, है ना, ये देखने के लिए कि जब भी हम अपनी वेबसाइट पर कोई न्यू पोस्ट पब्लिश करेंगे तो वो किस तरह की शो होगी उस थीम में, ठीक है। तो देखो ये जो डेमो कंटेंट हम इंपोर्ट करते हैं ना, इसे हम कहते हैं लॉरा इप्सम। आप में से कई लोगों को इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो देखो अगर ये जो लॉरा इप्सम है, अगर इसे सर्च इंजन के क्रॉलर ने आपकी वेबसाइट पर क्रॉल कर लिया तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो लॉरा इप्सम है या फिर कह लीजिए ये जो डेमो कंटेंट है, ये एक तरह से मीनिंगलेस होता है, ठीक है। तो देखो गूगल का क्रॉलर सोचेगा ये अपनी वेबसाइट पर कोई स्पैम कर रहा है,
है ना, मतलब कुछ भी मीनिंगलेस कंटेंट कुछ भी लिख दे रहा है, मतलब ये स्पैम कर रहा है, तो वो आपकी वेबसाइट को स्पैम कर देगा। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप किस तरीके से लॉरा इप्सम को क्रॉल होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है, यहाँ सेटिंग्स में जाना, फिर आपको यहाँ रीडिंग दिखेगा, इस पर क्लिक करना। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आपको यहाँ दिखेगा सर्च इंजन विजिबिलिटी। ठीक है, आप सिंपली इस पर चेक करके इसे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो देखो होगा क्या कि कोई भी सर्च इंजन का क्रॉलर आएगा, चाहे वो गूगल का हो या फिर याहू का हो या फिर चाहे वो बिंग का हो, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से अपनी इंडेक्सिंग ऑफ कर दी है। ठीक है, सभी सर्च इंजन के क्रॉलर्स के लिए। ठीक है, तो देखो जब आप अपनी वेबसाइट को 3 या 4 दिन में अच्छी तरह से डिज़ाइन कर लो, है ना, उसे अच्छी तरह से कस्टमाइज़ कर लो, तो क्या करना, इसे सिंपली यहाँ से अनचेक कर देना और जो लॉरा इप्सम है उसको डिलीट कर देना। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। सो दोस्तों अब जो हमारी थर्ड टिप है वो है कैटेगरीज एंड टैग्स को लेकर के। तो देखो आपकी वेबसाइट पर जितनी भी कैटेगरीज हैं और आपने अपनी पोस्ट पर जितने भी टैग्स दे रखे हैं, आपको उन्हें अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार इनको नेक्स्ट टैब पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं कैटेगरीज़ वाले सेक्शन में गया, आपको यहाँ पर मेरी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं आपको यहाँ शो हो रही होंगी। ठीक है, तो आपने भी जितनी कैटेगरीज़ बनाई होंगी आपको यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, तो मैं एक बार वो कैटेगरी ओपन कर लेता हूँ जो मैंने ऑप्टिमाइज़ नहीं करी है। ठीक है, आपको एक बार बताने के लिए। तो देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो आपकी कैटेगरी है, जो उसका नेम है, क्या वो बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसका स्लग चेक करना है। देन इसके बाद आपको देखना है कि क्या इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी है, मतलब आप इसको इस कैटेगरी को कोई पेरेंट कैटेगरी में डालना चाहते हो या फिर नहीं। ठीक है, अगर नहीं तो फिर नन रहने देना। ठीक है, एक बार मैं आपको पेरेंट कैटेगरी बता देता हूँ कि किस तरह हो सकती थी। जैसे इसकी पेरेंट कैटेगरी हो सकती थी सुप्रभात विचार। ठीक है, अ, सुप्रभात एसएमएस, है ना, कुछ इस तरह की इसकी पेरेंट कैटेगरी हो सकती थी। तो मैंने कुछ बनाई नहीं है तो फिर मैं इसे नन ही रहने देता हूँ। फिर देखो मेन बात आती है आपकी डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर मिनिमम कम से कम 400 से 500 वर्ड का आपको एक अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, इस कैटेगरी के बारे में आपको यहाँ बताना है कि ये जो कैटेगरी है मेरी, मैंने इसमें ये बता रखा है ना, हमने मतलब ये इतने आर्टिकल्स लिखे हैं इस कैटेगरी में, हमने पूरे इसके बारे में बता रखा है कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको इस कैटेगरी का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे कि मेरी कैटेगरी है गुड मॉर्निंग कोट्स। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह बता सकता हूँ कि दोस्तों हमने इस कैटेगरी में गुड मॉर्निंग लव एसएमएस, है ना, गुड मॉर्निंग कोट्स फॉर स्टूडेंट्स, है ना, गुड मॉर्निंग कोट्स फॉर लव। ठीक है, गुड मॉर्निंग मोटिवेशनल कोट्स, कुछ इस तरह के हमने आर्टिकल यहाँ पर लिखे हैं। अगर आप इस तरह के आर्टिकल्स ढूंढ रहे हैं तो हमने इस कैटेगरी में आपके लिए इस तरह के आर्टिकल्स लिखे हैं, है ना, इमेजेस के साथ, तो आप इन्हें बेफिक्र होकर इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह का डिस्क्रिप्शन आपको भी यहाँ पर लिखना है। तो देखो आप करना क्या कि जब आप यहाँ पर अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिख दो ना, फिर जो इस कैटेगरीज के अंदर आपके आर्टिकल है ना, आप उनको भी साथ ही साथ इस पर इंटरलिंक कर देना। ठीक है, यहाँ पर इंटरलिंक कर देना। देन देखो जब आप यहाँ इंटरलिंक कर दो, फिर थोड़ा नीचे आना, फिर आपको यहाँ दिखेगा एडिट स्निपेट। ठीक है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करना। फिर देखो आपको यहाँ पर सेम वही टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है, जैसे आप अपने पोस्ट का एसईओ करते हो ना, तो आपको भी सेम इस यहाँ पर भी इसका ही एसईओ करना है। ठीक है, तो आप सिंपली टाइटल और डिस्क्रिप्शन ले लेना। तो जैसे मेरा यहाँ पर फोकस है, फोकस कीवर्ड है गुड मॉर्निंग कोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरह आपको भी ले लेना है। ठीक है, आपको एक बार मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर यहाँ परमालिंक आपने चेक कर लेना कि ठीक है या नहीं। फिर डिस्क्रिप्शन वैसी देना जैसे आप अपनी पोस्ट में देते हो। ठीक है, ये देने के बाद सिंपली यहाँ पर आप अपने अपडेट वाले बटन पर क्लिक कर देना, जो आपका ये आपकी जो कैटेगरी है ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो सेम इसी तरह आपको जितने भी आपकी वेबसाइट पर टैग्स हैं ना, आपको सेम इसी तरह अपने टैग्स को भी ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, उस पर अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना है। चाहे आप टैग्स पे 500 वर्ड का डिस्क्रिप्शन नहीं, मतलब मिनिमम आप 100-200 वर्ड का डिस्क्रिप्शन लिख देना है। ठीक है, और बाकी जो एडिट स्निपेट में जाके आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन तो देना ही देना है सबका। ठीक है, तो इस तरह अगर आप ऑप्टिमाइज़ करोगे तो हो सकता है कि यार आपकी ये जो कैटेगरीज़ है ना और ये जो आपके टैग्स हैं ये भी गूगल में रैंक हो जाए और आपको एक अच्छा खासा ट्रैफिक दें। मेरी कुछ कैटेगरीज़ हैं और ये जो कुछ टैग्स हैं जो कि गूगल में रैंक है, मेरे को अच्छा ट्रैफिक देते हैं। एक वेबसाइट है यार smileworld.in। एक बार देखो मैं आपको एक बार न्यू टैब पे ओपन करके दिखा लेता हूँ। आप एक बार इस वेबसाइट को ऑडिट करना। इस वेबसाइट के जितने भी टैग्स हैं ना, सारे के सारे टैग्स रैंक कर रहे हैं गूगल पर।
तो अगर देखो आप भी अच्छी तरह से टैग्स और कैटेगरीज ऑप्टिमाइज़ करोगे ना, तो मैंने आपको कहा कि आपकी भी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ सकता है इन दोनों के ज़रिए, ठीक है। तो दोस्तों अब जो हमारी फोर्थ टिप है वो है वेबसाइट सिक्योरिटी को लेकर के। तो देखो यार, आपको भी पता है ये जो वर्डप्रेस वेबसाइट्स होती हैं इस पर हैकिंग अटैम्प्ट्स होते रहते हैं हैकर्स के, है ना। तो देखो इसको सिक्योर करने के लिए मैं आपको सिर्फ 2 प्लगइन रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। आप उसे इंस्टॉल कर लेना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्लगइन वाले सेक्शन पे जाना, यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करना, ठीक है। तो देखो आपको बहुत लोग कहते होंगे कि आप आई थीम सिक्योरिटी इंस्टॉल कर लो, हालांकि वो बहुत अच्छा प्लगइन है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। पर मैं सीरियसली बताऊं तो यार, जब मैंने उसे इंस्टॉल करा था तो मेरे को जो वेबसाइट स्पीड है, मतलब मेरी वेबसाइट स्पीड बहुत स्लो हो गई थी, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो उसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो एक प्लगइन आता है SAR 1 क्लिक सिक्योरिटी, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसे सिंपली इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना, इसमें आपको कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और देखो इसके बाद एक प्लगइन और आपको इंस्टॉल करना है, उसका नाम है WPS हाइड लॉगिन, ठीक है। तो देखो ये प्लगइन करता क्या है कि जब देखो, एक बार पहले मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये प्लगइन करता क्या है कि जब भी आप कोई बंदा मतलब आपकी वेबसाइट का बैकएंड ओपन करने की कोशिश करेगा, है ना, जो आपकी वेबसाइट /WP एडमिन है ना, तो क्या होगा कि वो किसी और पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे रिडायरेक्शन URL डालोगे, ठीक है। अगर नहीं डाल रहे आप रिडायरेक्शन URL, तो होगा क्या कि उसको वहाँ पे 404 एरर शो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप इस प्लगइन से अपना लॉगिन URL चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने उसे इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना यह है कि आपको सेटिंग्स पे जाना है इस प्लगइन की, ठीक है। तो फिर देखो आपको जो भी लॉगिन URL रखना है ना, आप उसको रख लेना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, /नीतीश, इस नाम से मेरा बैकएंड खुले। और रिडायरेक्शन URL अगर आप कुछ रखना चाहते हो अपनी पोस्ट का यहाँ पर, तो URL डाल देना, नहीं तो फिर 404 रहने देना, ठीक है। तो फिर इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना। तो देखो एक बार मैं आपको इनकॉग्निटो मोड में अपनी वेबसाइट का बैकएंड ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखो सबसे पहले जैसे मैंने WP एडमिन डाला, तो यहाँ पे 404 एरर शो हो जाएगा, देखो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा, तो यहाँ पर ये लॉगिन खुल जाएगा, ठीक है, बैकएंड का। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपनी वेबसाइट का बैकएंड का जो URL है उसको चेंज कर सकते हो इस प्लगइन की हेल्प से, ठीक है। सो दोस्तों अब जो हमारी लास्ट टिप है वो है ऑटोमेटिकली सबमिट आर्टिकल इन सर्च इंजन्स को लेकर के। मतलब कि यार इस टिप में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी पोस्ट को, ठीक है, या फिर कह लीजिए अपने आर्टिकल को सभी सर्च इंजन के क्रॉलर्स को सबमिट करा सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले सेटिंग्स में यहाँ पर आपको दिखेगा राइटिंग, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा अपडेट सर्विस नाम का सेक्शन, ठीक है। तो देखो इसके नीचे आपको ये वेबसाइट दिख रही होगी pingomatic.com। तो आप में से इस वेबसाइट को कई लोग जानते होंगे। ये जो वेबसाइट है pingomatic.com, है ना, ये एक पिंग वेबसाइट है। और आप में से कई लोग ये भी जानते होंगे कि ये जो पिंग वेबसाइट्स होती हैं ये काम ये करती हैं कि जो भी हमारी ब्लॉग का URL होता है ना, अगर हम यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाके शेयर करते हैं तो ये जितने भी सभी मतलब जितने भी सर्च इंजन के क्रॉलर्स हैं उनको ये पिंग करती हैं कि हाँ भाई एक नया ब्लॉग पब्लिश हुआ है, इसको अपने सर्च इंजन में इंडेक्स कर लो, ठीक है। तो देखो ये जो पिंगोमेटिक वेबसाइट है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स में रहती है, ठीक है। तो देखो अब आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर और पिंग वेबसाइट्स ऐड करनी है, ठीक है। मतलब ताकि कि जब भी आप अपनी वेबसाइट पर कोई ब्लॉग पब्लिश करो ना, तो पिंगोमेटिक वेबसाइट तो सभी सर्च इंजन के क्रॉलर को पिंग करे ही करे, और बाकी जो हम वेबसाइट ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब और पिंग वेबसाइट्स ऐड कर रहे हैं, वो भी सभी सर्च इंजन के क्रॉलर को पिंग करे, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना है। देन आपको यहाँ टाइप करना है पिंग वेबसाइट्स लिस्ट, ठीक है। तो देखो आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाओगे तो आपको वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रैंडमली इस साइट पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब इस साइट को ओपन कर लेता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मुझे कुछ लिस्ट मिल गई, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए इतनी ही लिस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप मिनिमम कम से कम 20-30 पिंग वेबसाइट्स को कॉपी कर लेना उनके URL को, ठीक है। देन यहाँ पर आप इसको यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सिंपली सेव चेंजेस वाले बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो देखो अब होगा क्या कि
जब भी आप अपनी वेबसाइट पर कोई पोस्ट लिखोगे ना तो पिंगोमेटिक तो करेगा ही करेगा, और जितनी भी ये वेबसाइट आपने डाली है पिंग वेबसाइट्स, ये भी सभी सर्च इंजन के क्रॉलर्स को पिंग करेंगी। ठीक है, कि हाँ आपकी वेबसाइट की इस यूआरएल को अपने पास वो इंडेक्स कर लें। ठीक है, तो यार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम ब्लॉगिंग और एसईओ से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।